नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांचकारी है। एक दंपति की कहानी है जिसमें किशोर बहुत ही मेधावी है, लेकिन बहुत गरीब। और लड़की है लीना, जो बहुत बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत अमीर है, क्योंकि उसके बाप जो है इनकम टैक्स में कमिश्नर है और बड़ी नाजुक से पली हुई है। उसके पास सारे भौतिक संसाधन मौजूद हैं और किशोर के पास गरीबी के अलावा और उसकी जो बुद्धिमत्ता के अलावा कुछ भी नहीं। वो ट्यूशन पढ़ाता है, लेकिन लीना को उससे प्यार हो जाता है, दोनों शादी करते हैं। और शादी के बाद लीना और किशोर के जीवन में किस किस तरह की समस्याएं आती है दिखाती है। एक अमीर वर्ग में पले हुए बच्चे और एक गरीब वर्ग में पले हुए बच्चों की मानसिकता में क्या अंतर होता है, जो उनके रिश्ते को बिल्कुल चकनाचूर कर देता है। और किशोर जीवन भर लीना के पिता कमिश्नर साहब दीक्षित जी से एक प्रकार से लड़ाई ही लड़ता रहता है, पैसे कमाने के चक्कर में। और उसी पर पूरा जीवन उन दोनों का जो है वो नष्ट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी को। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए। देर तक किशोर के गले पर आंसू लुढ़कते रहे। लेक के पार किनारे किनारे रेल गुजर रही थी और उसकी रोशनी पानी के भीतर सुनहरी कातर जैसी सरकती जा रही थी। क्या वे लोग सच ही दो दुर्भाग्य बनकर एक दूसरे की जिंदगी में आए थे? बात हो रही किशोर लीना की। दोनों को बिछड़े हुए 8 साल से ज्यादा समय हो गया है। अब किशोर के पास लीना का खत आया है, तो किशोर को उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे खत को पढ़ करके वापस आ रही हैं और यादों में वो सोच रहा है चीजों को। तो चलिए। लेकिन सौभाग्य किसे कहते हैं, इसे जिंदगी में पहली बार किशोर ने उसी दिन जाना था जिस दिन लीना का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था, लीना तुम एक बार अपने मुंह से कह दो। कहो लीना, देखो मेरे पास तुम्हें देने को एक प्यार भरे दिल के सिवा कुछ भी नहीं है। लीना ने लीना ने सिर्फ इतना ही कहा। सब कुछ शब्दों में ही कहकर बताया जाता है। किशोर किशोर को विश्वास नहीं हुआ। लगा जैसे संसार की हर चीज अवास्तविक, अनरियल हो उठी हो। यूनिवर्सिटी के लड़के सुना सुना कर आपस में कहते, इसे कहते हैं छप्पर फाड़ कर देना। जिंदगी भर साला ट्यूशन पढ़ाता रहा, फ्रीशिप और स्कॉलरशिप के लिए इस मेंबर से उस मेंबर के यहाँ चक्कर लगाता रहा। और आज देख लो क्या पकड़कर असिस्टेंट कमिश्नर का दामाद होने जा रहा है। लेकिन बेटे, हाथी बांध तो रहे हो, उसे खिलाओगे क्या? हाथी नहीं, हथनी, सफेद हथनी। जो इतना बड़ा जानवर है, वह दो चार आने जो इतना बड़ा जानवर देगा, वह दो चार आने गन्ने के खेत भी देगा ही। असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स कहते किसे हैं? कुछ पता है? ये किशोर को चढ़ा रहे हैं कॉलेज के लड़के, यानी किशोर साहब वहां खेत पर जाकर ही मड़ैया डाल देंगे खेत पर। और वो जो कमिश्नर साहब के तीन तीन बुलडॉग बैठे हैं, तो मोनालिसा के भाई जमाई जी की खातिर करेंगे कि सीधे घर ही आ घर आकर ही। और जो सो हो, पर यार हंसाया खूब। नोट्स तैयार करके पढ़ने के यही फायदे हैं। समझे कुछ? तुम जिंदगी भर बैठे बैठे लाल स्याही से किताबों पर निशान लगाते रहना। कोई छमिया पूछने ना आएगी, सिर कढ़ाई में है और पांचों उंगलियां घी में। कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है तो आदमी को चाहिए एक खूबसूरत सी कॉपी में नोट्स तैयार करके अलग रख ले। मगर डार्लिंग, यह हुआ कैसे? बाप साले की आंखें हैं कि बटन? उसे टीपता नहीं जो चुगड़ सारे दिन चुगड़ जो सारे दिन ट्यूशन करे, ना जिसके सिर पर छत हो, ना गले पर फर्श हो, वहां क्या खिलाएगा बिटिया को? त्रिया हट मिस्टर लॉर्ड। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। त्रिया हट मिस्टर लॉर्ड, त्रिया हट। रोटियां बिना खाए पिए सत्याग्रह ये पड़ी रही होगी, तो भला बाप बेचारा क्या करे? अरे जनाब, करे क्यों नहीं? मर्द बच्चा होता तो अंतरों से वो ठुकाई करे कि सारा रोमांस फाकता हो जाए। और इन मजनू साहब को तो यूं चुटकियों में उड़ा दे, कटवा दे, रातों रात गायब करवा दे। मजाल है किसी को सुराग लग जाए जरा भी। हिम्मत होनी चाहिए मिस्टर, हिम्मत। हिम्मत तो भाईजान किशोर की माननी पड़ेगी। नॉनसेंस। उसकी तो आज भी हिम्मत उस बाउंड्री में घुसने की नहीं होती। वो तो हमारी मोनालिसा ही सब कर रही है। हाय मोना, तेरी यह दुर्दशा। इन फिक्रों और कहकहों के बीच किशोर भले ही अपने को हीरो के रूप में देखने लगा हो, लेकिन यह सच है कि लीना की दृढ़ता और साहस के आगे वह
अपने को बहुत छोटा और नमित महसूस करता है। और इसमें भी झूठ नहीं कि शादी हो चुकने के बाद वाले दिन तक असिस्टेंट कमिश्नर दीक्षित के बंगले के फाटक का विएवर ऑफ डॉग के ऊपर वाला कुंडा खोलते ही उसका दिल धड़ धड़ करने लगता। अल्सेशियन कुत्तों के डर से नहीं, बीना के भाइयों के डर से भी नहीं, बल्कि दीक्षित साहब की नजरों के डर से। खून को जमा देने वाली उन ठंडी निगाहों के सामने पड़कर वापस आ सकने लायक शक्ति भी उसमें नहीं रह जाएगी, रहेगी या नहीं। आज तो लगता है जो कुछ उन दिनों हुआ, किशोर उन सब का मात्र तटस्थ दर्शक तटस्थ दर्शक था। शादी दीक्षित साहब के यहाँ नहीं हुई हुई थी कोर्ट में। इसके पहले और बाद ट्रेजेडी और फार्स दो नाटक हुए थे, यानी शादी से पहले मार डालने और उस लफंगे को कहीं का ना रखने, और 5 दिन भूखे रहने, कमरे में बंद करके सड़ने देने का नाटक हुआ, जिसके अंतिम अंक में एक दिन किशोर ने लीना को बहुत सुबह अपनी कोठरी के दरवाजे पर खड़ा पाया। मतलब लीना अपने घर से भाग कर किशोर के घर आ गई। बदहवास खाली हाथ अपने घर रहने आई है। इतनी मुश्किल हुई है निकलने में कि बस मैं ही जानती हूँ। अब कोई हमारा क्या कर सकता है? कानूनन हम लोग पति पत्नी हैं, फिर किस तरह भाड़ में जाएं जाएं के अंदाज में दिखावा करना पड़ा। इस तरह मसूरी के एक होटल में डबल बेडरूम का इंतजाम करके उन्होंने 2 ट्रेन टिकट किशोर को दिए, और स्टेशन पर जब अपनी बेटी को, अब इतना होने के बाद जो है कि दीक्षित साहब जो है थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर गए कि ठीक है, बेटी दामाद को अपना लिया उन्होंने, मसूरी का टिकट दे दिया और किशोर को दिया। और स्टेशन पर जब अपनी बेटी को विदा कहने आया तो शक्ति के मुखौटों का मोम पिघल आया था उनकी, लेकिन एक तनाव बना रहा। और उदासीनता का अभिनय करता किशोर गर्दन पकड़ाए अकड़े अपने और दूसरों को विश्वास दिलाता रहा। वर्ग की दीवारें आखिर मनुष्य की भावनाओं, वर्ग मतलब अमीरी गरीबी, वर्ग की भावनाओं, मनुष्य की भावनाएं ही तो है। और कितने दिनों और कितने लोगों को कुचलेंगी? आदमी ही तो है जो इतिहास को बनाता है, बदलता है। प्रतिष्ठा, धन की, जात की, पोजीशन की प्रतिष्ठा हम लोगों की निर्णायक क्यों हो? लेकिन ये सारे घिसे पिटे वाक्य वातावरण में व्याप्त अपमान के डर से उसे अछूता नहीं रख पाते थे। पापा ने कुछ नहीं दिया, देने के बाद भी नहीं की, और किशोर की उम्मीद भी नहीं कर रहा था, किशोर ही उम्मीद भी नहीं कर रहा था। लेकिन स्टेशन पर यह मौन आश्वासन भी टूट गया। प्लेटफॉर्म की घड़ी के पास जब हरी डंडी हिली तो उन्होंने लीना के हाथ में एक बंद लिफाफा रखा। इसे बाद में देखना। गाड़ी चली तो किशोर को लगा कि पीछे साहब ने तो उससे हाथ मिलाना चाहते थे, ना उससे हाथ मिलाना चाहते थे, ना आंखें। वह यूं ही खोए खोए सख्त चेहरा किए एक और खड़े रहे, उससे नहीं लीना से उखड़े उखड़े बोलते रहे। स्टेट एक्सप्रेस में सिगरेट का डिब्बा है, या सिगार, वो इसका नाम है स्टेट एक्सप्रेस। स्टेट एक्सप्रेस का डिब्बा एक हाथ से दूसरे हाथ की यात्रा में मानसिक उत्तेजना प्रकट करते रहे। गाड़ी चली, लिफाफा खोला, लीना के नाम 5,000 का अकाउंट में एक चेक था। पहली चीज किशोर के दिमाग में टकराई, सिर्फ 5,000? फिर लगा ये 5,000 रुपए का नहीं, 5,000 अविश्वासों का चेक है। जिस आदमी के साथ तुम जा रही हो उसके साथ कभी भूखे मरने लगना तो इन रुपयों से काम चला। किशोर का चेहरा पढ़कर लीना समझाती रही, पापा बेहद कट्टर सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। वे कहते हैं कि झूठे दिखावे और रुपए की बर्बादी से क्या फायदा। जो रुपए देना है वह सीधे ही क्यों न दे दिए जाए, बजाय इसके कि वे हमें कोई उल्टी सीधी चीज देते और हमें पसंद आती। क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि तुम अपनी जरूरत की चीज खरीद लो? वह कुछ नहीं बोला, अपने जुखाम को बार बार रुमाल में साफ करता रहा। स्टेट एक्सप्रेस का टीन हाथ में लेकर बातें करते दीक्षित साहब की आकृति उसके सामने घूमती रही। 11-12 साल हो गए। उस आकृति की रेखाएं अब अलग अलग लोगों के चेहरों में समा गई हैं, और उसे त्यों का त्यों याद कर लेना भी उसके लिए संभव नहीं रह सकता। लेकिन इस दिन वाला प्रभाव आज भी उसके दिमाग से नहीं जाता। मुंह की ओर बढ़ता सिगरेट वाला हाथ और सामने होठों को उसे पकड़ने के लिए उदक उदक हो जाना, चश्मे से बाज जैसी तेज आंखों का झांकना, सुप्रीम कॉन्फिडेंस और हर चीज को आर पार भेद कर उसको जाने बैठे होने का उसको जाने बैठे होने का दम, सब मिलाकर एक ऊंचाई पर खड़े इकारत से नीचे देखते व्यक्ति की ललकार था।
भंगिमा। मन ही मन दांत भींच कर किशोर ने सोचा, साला शक्ल से ही तो दो बच्चा लगता है। अपने दीक्षित जी अपने ससुर की बात कर रहा है। हमारी सरकार ने इन लोगों को रिटायर क्यों नहीं किया? फिर एक दूसरा शब्द दिमाग में आया, ब्यूरोक्रेट्स। हवा ठंडी थी। खाना खाकर दोनों बाहर निकले और कुल्हड़ी माल पार करके रिक्शा स्टैंड के सामने ही दीवार पर जरा एक और हटकर बैठ गए। अंधेरे में जगमगाती बत्तियों की आड़ी तिरछी मालाएं टूट टूट कर नीचे उबड़ खाबड़ अंधेरे में चली गई। फ्री केक के गुच्छे के बाद बस कहीं कहीं बत्तियां सड़क का आभास देती थी। नीचे बहुत दूर हल्के उजास को देखकर लगता था वहां देहरादून है। कभी कभी मैं सोचता हूँ लीना, 3 दिनों में घुमड़ती बात को किशोर शब्द देने की कोशिश कर रहा था। कहीं हम लोगों से कुछ गलत तो नहीं हो गया? मतलब किशोर ये सोच रहा है कि वह तो खूब आगा पीछा सोच लेती है। मुझे सभी तरह की जिंदगी जीने की आदत है। किशोर कह रहा है कि लीना, कहीं आप हम लोगों ने गलती तो नहीं की? क्योंकि मुझे तो हर तरह जिंदगी जीने की आदत है, लेकिन तुम क्या मेरे जैसी जिंदगी जी पाओगे? उसने किशोर का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आज तो तुम्हारी लेक्चरशिप पक्की है ना, इसलिए एक आधार है। यह ना भी होती तब भी मैंने तो आने का निर्णय कर ही लिया था किशोर। अब हम दोनों सुख दुख अलग कहाँ रह गए हैं? अरे मैं तो कहती हूँ इस साल मैं फाइनल किए लेती हूँ, फिर निश्चिंत होकर पीएचडी कर डालो। ये ट्यूशन नोट्स तो तुम बंद ही कर दो। मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी। फिर बहुत ही लाड और सत्तावना से उसके कंधे पर पांव रखकर बोली, छोटी सी जिंदगी है, यूं ही बीत जाएगी। आज भी याद है किशोर को लगा था कि लीना के मुंह से अपनी बात नहीं, फिल्में और रोमानी किताबें बोल रही थीं। घड़ी देखकर जब वे लोग उठे तो लीना ने उसे इस तरह दिलासा दिया जैसे बच्चे को समझा रही है, देखो हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बहुत तकलीफें, असुविधाएं, अपमान और बदहजमी होती है, लेकिन यात्रा पूरी करने के बाद कोई भी उन्हें याद नहीं रखता। पापा ने गलत किया या सही, अब तो हमारी जिंदगी अपनी और स्वतंत्र जिंदगी है। पापा उसमें कहाँ आते हैं? हाँ, पापा उसमें कहाँ आते हैं? ना होगा तो आगे उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। उस दिन सुनसान माल पर किशोर ने लीना को कमर से अपने पास खींच लिया। तुम बहुत समझदार हो लीना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कभी कभी, ये छोटी छोटी बातें बहुत बहुत महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। इसी तरह भटकाव में मुझे सहारा देती रहना। मन में सोचा, लीना जिस वर्ग और जिन लोगों में रहती है, निर्णय, दृढ़ता और स्पष्ट चिंतन उन लोगों की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि परिस्थितियों पर उनका नियंत्रण होता है। छोटी छोटी बातों के महत्वपूर्ण लगने का सिलसिला शुरू कहाँ हुआ था यह तो स्पष्ट याद नहीं, लेकिन वह खत्म हुआ किशोर और लीना को अलग करा के एक नए सिलसिले की शुरुआत करके। आज लीना का आशय उसी अतीत से है क्या? उसने पाइप निकाल लिया, सुलगाया और सिरे से पकड़कर पीता रहा कि किशोर लीना अलग हो चुके, पत्र आया तो जानते उसी की चर्चा चल रही। कुछ घटनाएं अभी भुलाए नहीं भूलती, और आज भी किसी लड़की को टेनिस खेलते देखकर किसी पार्टी में, होटल में छुरी कांटे उठाते रहते याद आ जाती है। दीक्षित साहब की ओर से शादी का डिनर था। उनके लॉन में ही छुरी कांटे से दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन या किसी के घर एट होम पार्टी खा चुका था, लेकिन खास सुविधाजनक ना होते हुए भी खाने में दिक्कत नहीं हुई। खाना समाप्त करके उसने छुरी कांटे का क्रास बनाकर खाली प्लेट पर रख दिया और चुपचाप ओठों पर फरमाइशी मुस्कान लाकर मेहमानों की चुगल पर हंसने का प्रयास करने लगा। वे सब अपनी ही बातों में व्यस्त थे और शायद किसी को एहसास नहीं था कि जिसकी शादी की पार्टी है वे लोग खा रहे हैं, वह व्यक्ति भी वहां उपस्थित है जिसकी शादी थी। पास बैठी लीना ने बहुत धीरे से पूछा, अरे आप खा चुके? लापरवाही से उसने हाँ कहा और दीक्षित साहब का तय किए नैपकिन को होठों से छुलाना मतलब छुलाना, वो साफ कर रहे थे, उसको देखता रहा। तभी औरों की निगाह बचाकर लीना ने धीरे से उसकी प्लेट के छुरी कांटे के ग्रास को बिगाड़ कर उन्हें दो समांतर रेखाओं की तरह रख दिया। यहाँ आपको कुछ चीजें भी सीखने को मिलेंगी। उसने भी देखा, खाना खत्म करने वाले समांतर ही रखते हैं, और उसकी जो जानकारी थी वो गलत थी। थोड़ी देर वह इधर उधर से ध्यान हटाए रहा, मगर बाद में जाने क्या हुआ कि फिर उन्हें क्रास की शक्ल दे दी। मतलब वो दिखाना नहीं चाहता कि उसे आता नहीं है, और समझे ना, तो फिर क्रास से उसने रख दिया। मेज के नीचे लीना ने धीरे से उसका पांव छुआ तो उदत्त भाव से बोला, अभी एक कटलेट और लूंगा। मतलब लीना को बताना चाहता कि मैं भी और खाऊंगा, इसलिए मैंने रखा है।
तब से वह लीना के साथ खाते समय खाना खत्म करके छुरी कांटे को क्रॉस की स्थिति में ही रखता, और उस दिन से वो हमेशा ऐसा करने लगा। फिर उसका गट गट पानी पीना, चप चप खाना और हरिओम की लंबी डकार के साथ तृप्ति का संतोष प्रकट करना लीना को पसंद नहीं। यह जानते हुए भी वह उसे चिढ़ाने के लिए यही करते हुए खाता। उसे लगता इसमें लीना की व्यक्तिगत नापसंदगी उतनी नहीं है जितनी हिकारत की यह भावना कि तुम्हें सभ्य समाज में उठने बैठने का मौका नहीं मिला, इसलिए शायद यह नहीं जानते कि यह अशिष्टता है। कोई चीज स्वादिष्ट लगती है तो जल्दी जल्दी लंबी सड़ाकेदार आवाज के साथ मुंह भर लेता है और झूम झूम कर गुनगुनाते हुए उसका स्वाद लेता, और लीना की आंखों में पड़ता शायद पहली ही बार खा रहे हो ना। हालांकि यह भी समझ लेता कि उसके ऐसा करते समय जानबूझकर लीना दूसरी ओर मुंह करके रसोई में झांकने लगी। लीना को धोबी की धुली साफ सफेद स्त्री स्त्री की हुई साड़ी पहन कर सोने का शौक था, तो पहन के सोते, और उसका आग्रह रहता कि वह भी धोबी का धुला हुआ कुर्ता व पैजामा पहन करके सोए। लेकिन किशोर किसी भी तरह अपने मन को तैयार न कर पाता। जिस तरह के कपड़ों को वह दो दो तीन तीन दिन पहनता और बाहर से लौट कर उन्हें कुटी या किवाड़ पर लटका देता कि अगले दिन पहनने लायक रहे, उन्हें पहने ही कैसे बिस्तर में घुस जाए। 2 घंटे उन पर क्या, इसलिए बेचारे धोबी ने मेहनत की थी कि अक्सर लीना स्त्री ठीक ना होने पर आधे कपड़े धोबी को लुटा देती थी कि उन्हें पहनते ही बिस्तर पर लेट कर बराबर कर देना। तो लीना जो कपड़े धोबी धोता था और प्रेस करके लाता, शुद्ध नहीं प्रेस होते तो उन्हें लौटा देती। क्यों? और आखिर किशोर के अनुसार जब पहन के लेटना ही है तो फिर स्त्री की क्या जरूरत है, लेकिन भाई वो तो उसकी आदत थी कि उन्हें पहनते ही बिस्तर पर लेटकर बराबर कर देना है। लोटे में अंगारे भरकर रात को देर तक अपने हाथ के धुले कपड़ों पर इस्त्री करना उसे अभी तक याद है, इसलिए इस्त्री करने के परिश्रम को भी जानता है वह। उस कुर्ते पैजामे को यूं ही सिरहाने रखा छोड़कर कहीं से कोई गंदे गंदे कपड़े निकाल लेता। रीना बोलती, क्या है, कहीं कोने में ना पड़े रहें, शरीर पर ही रहें, सोना ही तो है। रीना चिढ़ती, तुम्हें गंदे कपड़े पहनने का खास शौक है। उसे लगता, कह रही हो, साफ कपड़े पहनने की आदत ही नहीं है। इंटर उससे किशोर को दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए जाना है, तो तैयारी हो रही है, उसको देखिए क्या होता है। इंटरव्यू के लिए जाना था। लीना ने उसकी अटैची बिस्तर तैयार किए, कम अपनी मेज की चौकोर टोकरी में 2 प्लास्टिक की प्लेटें, गिलास, तौलिया, नैपकिन, केले, संतरे तैयार रख दिए। उसे खाने से निकलकर बोले, गीले बालों को झटके से काटते हुए, चींटे उड़ाते हुए किशोर ने पूछा, अरे भाई ये सब क्या है? लीना व्यस्त भाव से सामान लगाती रही, कुछ नहीं, रास्ते की तैयारी है, पापा की तैयारी मैं ही करती थी। किशोर ने मुलायम स्वर में कहा, क्यों? ये सब बेकार मेहनत कर रही हो, रास्ते में मेरा मन ही नहीं होता कुछ खाने पीने का, और फिर 3rd क्लास में आदमी खुद ही बैठ जाए, इतना काफी है। ये ताम झाम जितना कम हो उतना अच्छा है, बेकार टूट टट जाए। फिर जब कंघी अंदर रखकर लौटा तो असली बात कही, इसके लिए एक कुली अलग से करना होगा। अटैची बिस्तर का क्या है, लिए और हाथ में लटका लिए। दीना का हाथ रुक गया। उसने गौर से किशोर को देखा और उसके आगे अपने चश्मे से झांकती, गौर से उसने जैसे ही देखा किशोर को, लीना में लीना नहीं, चश्मे से झांकते ही दीक्षित साहब की आंखें नजर आई। लीना को शौक था घर में अच्छे पर्दे हों, और उसे लगता था पुरानी साड़ियों के पर्दे, किशोर को लगता था कि जो घर में पुरानी साड़ियों के पर्दे हैं वो क्या बुरे हैं। घर में नए टी शर्ट की जरूरत थी। भेंट में मिले टी शर्ट तो दीक्षित साहब के साथ ही उस शहर में ही छूट गए, और वह वहां जाना नहीं चाहता था। तय हुआ शाम को साथ चलेंगे, लेकिन वह खुद ही काले से बाजार चला गया, और जब आया तो 2nd ग्रेड का टी शर्ट, चाय पीने वाला शर्ट, साइकिल की डोलची में था। किसी बेमालूम सी चटक या टेढ़ेपन को कौन गौर से देखता है, चीज तो आधे दामों में ही आ गई है। दीना ने देखा तो नाक बहुत सिकोड़ ली, क्या उठा लाए? अगले दिन वह खुद जाकर नया सेट उठा लाई। बोली, तुम्हारे पैसे नहीं कर खर्च किए हैं, अपने पैसों से लाई हूँ। अपने पैसों को लेकर उसके मुंह तक कोई बात आई तो थी, पर इससे पहले कुछ कहता तभी वहां कोई आ गया। लेकिन एक दिन जब रेस्तरां से निकले तो बोलने का लिहाज भी टूट ही गया। शायद उसे इतना बुरा न लगता, लेकिन साथ में था किशोर का एक साथी कर्मचारी जो अंग्रेजी विभाग में काम करता था, उसका नाम था मेहता। लीना का फाइनल था, इसलिए मदद करने के लिए अक्सर मेहता आ जाता था। शाम को मेरा साथ ही प्रोग्राम बनता, कम से कम चाय साथ ही पीते थे, जब तक किशोर पैसे निकाले निकाले कि मेहता ने झटके से पर्स निकालकर 10 का नोट थाली में फेंक दिया। फिर के 4 आने छोड़े और बाहर आते हुए बोला,
मैं समझता हूँ इन बेचारों को जरूर कुछ न कुछ छोड़ना चाहिए। ये होटल वाले इन्हें देते ही क्या है, सारा गुजारा तो टिप्स पर ही चलता है। हमारे टिप देने से सबसे ज्यादा तकलीफ पाते हैं, रीना हंसकर बोली। बहुत दिल कड़ा करके हमारे ये, मतलब किशोर की ओर कह रही है कि हमारे ये टिप देने में सबसे ज्यादा तकलीफ पाते हैं, रीना हंसकर बोली। बहुत दिल कड़ा करके छोड़ा तो एक आना छोड़ दिया। हम पूछते हैं क्यों पैसा फेंकने से फायदा क्या, किशोर ने कहा। एक तो 2 पैसे की चीज कि 4 आने दो। फिर यह टैक्स। मैं कहता हूँ कि यह टिप बाजी विदेशों में इतना बड़ा हो गया है कि लोग परेशान, किशोर कह रहा है। परेशान है, दरवाजा खोला टिप दीजिए, लिफ्ट से आए टिप दीजिए, टैक्सी का भाड़ा टिप दीजिए, होटल के बेरे ने आपको डाक ला कर दी टिप दीजिए। टिप ना हुई साली मुसीबत हो गई। हमें तो इस सबको डिस्करेज करना चाहिए। भाई चीजों के दाम आप 2 पैसे और बढ़ा दीजिए, लेकिन टिप के नाम पर ये जेब कतराई बंद कीजिए। मैं तो इसके एकदम खिलाफ हूँ। वह लीना से बहस के अंदाज में बोलता रहा। खैर अच्छा या बुरा, सभ्य समाज का एक तरीका बन गया है, लीना ने बताया। खैर अच्छा या बुरा जो भी है, लेकिन सब सब सभ्य समाज का एक तरीका बन गया है लीना का। किशोर कह रहा है, अच्छा सभ्य समाज एक पूरे वर्ग को बख्शीश और टिप्स पर पालना गुलामी है। ऐसा ना करे तो ये लोग भी तो ठीक से सर्व नहीं करते, कोई सुनेगा ही नहीं। यानी जिसके पास टिप देने को फालतू पैसे ना हो उसे यहाँ आने का हक नहीं है, उसे ना खाने पीने का हक नहीं, ना अच्छी जगह बैठने का। उसकी बात में कड़वाहट आ गई। बिल के पैसे हो ना हो लेकिन टिप जरूर। उसे पर्सनल क्यों बनाते हो किशोर, रीना ने निर्णय के ढंग से कहा। की बात ठीक भी हो, फिर भी मैंने देखा है कि पैसा आपसे छूटता नहीं। रीना ने मेहता के बढ़े हुए हाथ से पान लेकर मुंह भर लिया। किशोर की आंखों के आगे वियर ऑफ डॉग का वही फाटक घूम गया। बोला, लीना जी मुझे मिलते हैं 200 रुपए, तो भी आज, और आपको रहने की आदत है उस महल में जहाँ 1000 रुपए तनख्वाह, 1500 की ऊपरी आमदनी होती है। वे लोग 5 रुपए के बिल पर 1 रुपए टिप दे सकते हैं। आगे आगे क्या होता वो देखिए। उस दिन लीना की आंखों में आंसू आ गए और घर आकर वह फूट फूट कर रोने लगी। रात भर रोती रही और किशोर डरे बच्चे की तरह माफी मांगता रहा। अक्सर उसे दया भी आती थी। लीना सब्जी काटती, झाड़ू लगाती, सफाई करती, कपड़े धोती, तो किशोर का मन एक अजीब करुणा से भर भर। बेचारी लाड़ प्यार नाच नखरों से भरी लड़की कहाँ आ गई। तब वह आगे आगे सारे काम कर देता। वह कपड़े भीगे छोड़ कर आती तो वह धोकर सुखा देता। वह ब्रश करती तो वह तक वह खुद स्टोव जलाकर चाय बना देता। वह खाना बनाती तो नहाने से पहले कमरा झाड़ देता। मीना किताबें खोले पढ़ रही होती और वह चुपके से बर्तन मांज डालता। हालांकि यह चीज उसे और भी चुभती कि लीना जान गई, फिर भी न जानने का बहाना करके बैठी पढ़ रही है। लेकिन देख कर अनदेखा करना मुश्किल हो जाता है। वो लड़ती और वह कहता, देखो लीना मुझे तो यह सब करने की आदत है, शुरू से किया है। भाभी बीमार या बाहर होती तो मैं ही सब कुछ करता, लेकिन तुमने तो रसोई में झांक कर भी नहीं देखा होगा। उसका गला रूंध जाता। तुम भी क्या सोचती होगी लीना, कहाँ आप फंस गई। लीना गहरी सांस लेकर ढक देती। जब वह सच संवर कर बाहर निकलती तो किशोर उसे देखता रह जाता। हेयर स्टाइल, मैचिंग सेंस, हर चीज का चुनाव और स्तर, सभी में कुछ ऐसी नफासत और विचारते रहता कि लगता वह किशोर से बहुत दूर चली गई है। आप प्राप्य और दुर्लभ हो उठी है। उसे अपना आप बहुत ही वह उसे अपना आप बहुत ही छोटा, अकिंचन महसूस करता। वह खुद ही मानो अनधिकारी, गैर और अजनबी बनकर उसे ठगा सा देखता रहता। उस क्षण उसे लीना के सौंदर्य और सौंदर्य बोध पर गर्व मिश्रित संतोष जरूर होता, लेकिन पीछे कहीं दिल के भीतर आशंकित भय सुरसुराया करता। सचमुच वह लीना के लायक नहीं। कहाँ वह और कहाँ लीना। जरूर लीना भी तो अपने आप को उसे देखकर कभी कभी सोचती ही होगी कि वह कहीं गलती तो नहीं कर बैठी। यानी कैसे उसे यह विश्वास हो गया था कि अब लीना को उसके साथ आने का अफसोस होने लगा है। तो इधर वह अधिक सुस्त और उदास रहने लगी। कहाँ इस समय वह किसी शानदार गाड़ी में बैठी घूमने जा रही होती, और कहाँ वह अब बार बार धूप में रुमाल से गले कनपटियों का पसीना पोंछती, धूल धक्कड़ में रिक्शे में लदी पहिए से साड़ी बचाती चली आ रही जा रही। साथ लगे इस बुद्धू जुगड़ भुन्ने मनहूस कंजूस गरीब को देखकर क्या हर क्षण धड़कते दिल से यही नहीं मानती होगी
कि हाय राम, इस वक्त कोई जान पहचान का। हालांकि वह खुद भी बहुत ख्याल रखती थी, जब किशोर उसके साथ हो तो सबसे अच्छे कपड़ों में हो, मगर किशोर के पास अच्छे कपड़े थे ही कहाँ। देखो, कल एक जहाज क्रैश हो गया, IAC का डिस्काउंट था। अखबार पढ़ते पढ़ते उसने मेहता और लीना को सुनाया। अक्सर जब वे तीनों बैठते तो किशोर को लगता जैसे उसके पास बात करने के लिए कोई विषय ही नहीं है। अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए वह उठकर अखबार पढ़ने लगा। हालांकि एक आध बार लीना ने बताया कि यह एक प्रकार की बदतमीजी है। क्या था, लीना स्टोव के पास थी, जैसे कम सुनती हो, इस तरह कान पर जोर देकर पूछा। वैसे भी स्टोव की आवाज रसोई में गूंज ही रही थी। उसने डरते डरते मेहता को देखा कि कहीं सुन तो नहीं लिया। इंडियन एयरलाइंस का डिस्काउंट था, किशोर ने दोहराया। वह और मेहता आंगन में मुद्दों पर बैठे थे। लीना रसोई में पास ही चाय बना रही थी। डिस्काउंट नहीं प्रोफेसर साहब, वाई काउंट बोला। वाई काउंट बोली, लीना ने हंसकर कहा। तो फिर वही बाईफोकल शीशे और तुच्छता का एहसास कराती तो अपेक्षा भरी आंखें उसे तिलमिलाता छोड़ती। दीक्षित जी की याद आ गई उसे। अरे हाँ हाँ, आप कॉन्वेंट में पढ़ी हैं, जरा स्पेलिंग तो देखो। किशोर जिद करता रहा। मेहता साहब जरा इन्हें बताइए, वह वहीं से बोली। मेहता अचकचा उठे, क्षमा मांगने के लहजे में कहा, प्रोफेसर साहब, तो वाई काउंट ही सही मान लो। अरे इन अंग्रेजी शब्दों का कोई एक उच्चारण है? किशोर भड़क उठा। अंग्रेज और अमेरिकन की बात छोड़ दीजिए, इंग्लैंड में खुद हजारों शब्दों के उच्चारण तय नहीं है। एक अंग्रेज बोलता है डायरेक्शन, दूसरा बोलता है डायरेक्शन। एक कहेगा आफिन, दूसरा बोलेगा आफ्टिन। लिखा है लिeutenant स्काइंग, पढ़ रहे हैं लेफ्टिनेंट सीइंग। स्पेलिंग है GAOL, बोला जा रहा है जेल। आई हैड दिस लैंग्वेज, जो सिर्फ कानून के बच्चों को ही बपोती है, यानी गरीब आदमी उससे बाहर है। लैंग्वेज ऑफ इंपीरियलिस्ट एंड ब्यूरोक्रेट्स। और इस शब्द के याद आते ही उसे लगा जैसे वह मेहता और लीना को नहीं, इन दोनों के पीछे कहीं छिपे खड़े दीक्षित साहब को यह सुना रहा। साले हमारे जबान को कहेंगे वर्नाकुलर। जानते हैं वर्नाकुलर माने क्या होता है? वर्नाकुलर मीन्स द लैंग्वेज ऑफ रोमन स्लेव्स, जमान जन्मांतर के गुलामों की जबान। उसके गुस्से पर लीना जोर से हंस पड़ी। लेकिन इस पर इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? अपनी गलती मान लीजिए ना। और नाराज होकर भी वही भाषा बोल रहे हैं जिस पर नाराज है। वह हथी टिकाकर हंसती रही। सटा जाने उसे क्या हुआ कि जोर से उसने अखबार जमीन पर फटका और झटके से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, हम कॉन्वेंट में नहीं पढ़े, हमारे उच्चारण खराब सही, लेकिन इसी कॉन्वेंट ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। और मैं फैसला को स्तब्ध छोड़कर बाहर चला गया। आते हुए कह आया, मैं गरीब आदमी हूँ लीना, लेकिन मेरी अपनी इज्जत है। बाद में अपनी उत्तेजना पे उसे अफसोस होता रहा। 3-4 दिनों के तनाव रोने धोने के बाद उसने खुद लीना से माफी मांगी। गलती उसी की थी ना। मालूम उसे क्या हो गया था, क्या हो गया था या नहीं, क्या होता चला जा रहा था, समझ में नहीं आता। उसे लीना से उसके सामने पढ़ने से डर लगने लगा। लीना की एक खास तरह की दृढ़ और जिद्दी मुद्रा, जिसके सामने वह नर्वस हो जाता। और यह तो कुछ उलूल जुलूल कह बैठता या उससे ऐसा ही कुछ हो जाता। उसे हमेशा खतरा रहता है कि मालूम न मालूम किसी मजाक की गंभीरता में वह क्या कुछ कह दे। लीना का चेहरा सामने गंभीर चेहरे में बदल जाए और वहां वही बाईफोकल में चश्मा उभर कर उठे जो पीछे दिखा है। वह अपनी थीसिस के सिलसिले में रोज सांझ को यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जाता था। टीना इम्तिहानों की तैयारी करती थी। प्रीवियस में 58% नंबर थे, और अगर इस बार तैयारी ठीक हो जाए तो कमी पूरी करके फर्स्ट क्लास लाया जा सकता था। इसलिए नियमित रूप से मेहता की मोटरसाइकिल 5 बजे आ खड़ी होती, साथ चाय पीते। उस क्षण टीना सबसे अधिक प्रश्न रहती। जैसे प्राय उसकी ऐसी शिकायत रहती कि ना तो हम किसी के यहाँ जाते हैं, ना किसी को चाय पर बुलाते हैं। तो उसे ख्याल हुआ कि सचमुच उसका परिचय कितने कम लोगों से है, ऐसे लोगों से जिनके साथ संपर्क लेने में लीना को प्रसन्नता हो। इसलिए वह अक्सर ही चुप रहता और ख्याल रखता कि कहीं चाय से सुड़ सुड़ की आवाज ना हो। यहाँ वह दांतों के पीछे जीभ लगाकर अपनी प्रिय ताक कर बैठे। खाने के बाद एक दिन वह परम तृप्त भाव से यूं ही दांतों से जीभ लगाकर सांस खींच रहा था जिससे आवाज होती है। लीना खा रही थी, अचानक बोली, और से यह मत करो, ये उल्टी हो जाए। और तब से जब भी वह ऐसी आवाज निकालता,
लीना का यह वाक्य उसकी को बीच से ही रोक देता। और वह मेहता कपड़ों की बातें करते, फिल्मों की बातें करते, दिल्ली बम्बई के होटलों की बातें करते, रेलवे में पटरियों के दिलचस्प किस्से सुनाते। मिसेज किशोर अपने रेंस ऑफ रांचीपुर दिखाए। किशोर मेहता ने कहा, भोपाल सन्यासी वाले किस्से पर पेश किया है और वह फिल्मों की कहानियां सुनाए लगी। लीना उसकी लीना उत्सुकता से सुनती रहती। या कभी लीना सुनाती, मुझे क्रीम खाने का शौक जरा ज्यादा नहीं था। फ्रूट की क्रीम जेल, आइसक्रीम, पता नहीं। एक दिन पापा को क्या सूझा, 10 सेर क्रीम उठाकर। 10 सेर, पापा आश्चर्य दिखाते हुए, माय गॉड, हाँ 10 सेर, लीना उदास हो कहते हैं, जी भरकर खा लो, एक बार खूब नीयत से भर लो, नॉर्मल हो जाओ। हाँ, पापा का सिद्धांत था। उन दोनों दिनों घोड़ों की पोस की, 4 घोड़ों की पोस की आती थी और पापा ने घर भर की चाहते उसी सिल्क की बनवा दी थी। मैं तो बड़ा कीमती सिल्क हुआ करता था, ने प्रशंसा से कहा। मैं की तो पापा ने कभी चिंता ही नहीं की। मखमल के पर्दे 2-2 हजार की गली थे उनके पास। आप सोचिए उन दिनों के 2-2 हजार। उस समय वह किशोर की उपस्थिति भूल जाती। फर्स्ट क्लास से नीचे कभी सफर ही नहीं किया और पापा वह सिगार पीते थे। आप सोचिए अंग्रेज कलेक्टर आया कहा करता था, मिस्टर दीक्षित, आपके यहाँ जो सिगार मिलता है वह हमें इंग्लैंड में नसीब नहीं। घर के आदमी पर एक हर घर के आदमी पर एक बैरा आज भी है। 5-10 रुपए का तो हिसाब ही नहीं मानते। कमाल कमाल है कि भाव से मेहता सुनता रहा। वह खुद अच्छे परिवार का था और तनख्वाह के अलावा भी 100-200 घर से मांग कर खर्चा करता था। वह तो यहाँ सिर्फ इंतजार का वक्त काट रहा था। वस्तुतः उसे तो आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना था। साफ सुथरा स्मार्ट सा नौजवान, मुलायम, घने, बिना तेल के बालों के गुच्छे सामने झुका रहता और कभी वो या कभी टाई में सचमुच प्रभावशाली लगता। आपने मस्से पर उंगली रखे अक्सर किशोर उसे देखता। सांझ को प्रायः वह सफेद पैंट कमीज में आता। आंगन में ही नेट लगाकर बैडमिंटन कोर्ट गाड़ लिया जाता और घंटा 1.5 घंटा दोनों खेलते। मेरे यहाँ पे बेकार पड़ा था, किशोर कह रहा है, कहकर उसने बल्ले और शटल, मेरे यहाँ मेहता जो है अब बल्ले और शटल मतलब वो बैडमिंटन ले आया और उसके बाद वो लोग खेलते तब पढ़ाई होती। एक बार उसके आते ही लीना ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, इन्हें मिलता ही क्या है। और किशोर ने थोड़ा सा सुन लिया और इस सब में किशोर सचमुच अपने को फालतू ही पाता। ना उसे किसी ने 10 सेर क्रीम ला कर दी और ना ही वो उसकी की बेडशीट उसे देखी भी नहीं थी। उसके पास कमीज कुर्ते तक सिल के नहीं रहे पहले। उसे लगता अगर मेहता लीना का क्लास फेलो होता तो वह ये सारी बातें सुनता और दांत पीसता। सेखी सेखी यह वर्ग सिर्फ सेखी पर जिंदा रहता है। एक ही बात सुनकर प्रतीक्षा करता है, देखे अब दूसरा पक्ष कौन सी सेखी इसके जवाब में खोज कर लाता है। मेहता के सधे हुए खेलने के ढंग और साड़ी का पल्ला कमर में खोस कर बार बार चूड़ा खोल खोल कर कसते हुए लीना का व्यस्त भाव से खेलना देखता तो कचोट तीखी हो जाती, कहीं कुछ गलत हो गया है। फिर किताब उठाकर चुपचाप बाहर चल देता और आईने अकबरी के अनुवाद में पढ़ने की कोशिश करता कि अकबर के प्रिय खेल खेल क्या है। उसे बार बार वे दिन याद आते रहते जब बीए में वह लीना को हिस्ट्री का पेपर तैयार कराता था और लीना मुक्त भाव से जरा से होठ खोल कर उसे एकटक सुनाती रहती थी। मन होता था बात आधी छोड़कर उन ओठों को धीरे से चूम ले। कॉलेज की मोनालिसा फतेहपुर सीकरी में खड़ी नूरजहां बन जाती थी। मेहता के मुंह से ब्रेडले को भी तो ठीक उसी तरह सुनती होगी। और मेहता तो किशोर से हर हालात में आगे है। औरत का मन एक बार अगर आ सकता है तो दोबारा क्यों नहीं। उसके पीछे भी तो वह पागल ही हो उठी थी। कभी भूल सकता है वह लीना के चेहरे के उस भाव को जब मेहता ने कहा था, मिसेज किशोर आपकी अंग्रेजी तो सचमुच कमाल की। मन होता है घंटों सुनता रहूं। कुछ भी कहिए साहब, कॉन्वेंट की बात ही और है। जो उन स्कूलों में एक बार पढ़ लेता है जिंदगी भर उसकी छाप बनी रहती है। और तब एक सख्त चेहरा सामने ओठों में दबा, स्टेट एक्सप्रेस वही सिगरेट का डिब्बा से निकलता धुआं किशोर के मन मस्तिष्क में छा गया। किशोर डरता था और किसी भी तरह कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था, ग्रेट, गेट आउट ऑफ माई हाउस। स्काउंटर मतलब मेहता को भगाना चाहता था। लीना का जन्मदिन था। वह बैठा बैठा कांच के गिलास में प्लेट घिस रहा था।
लीना नहा धोकर साड़ी लपेटे निकली। गीले बालों को सिर पर पार्वती की तरह बांध दिया। भीगी साड़ी की डोरी पर फैलाते हुए बोली, अभी प्रोफेसर मेहता पासपोर्ट के सिलसिले में दिल्ली गए थे। कहते हैं एक डॉक्टर है जो सर्दियाँ मस्सा किशोर काल की जो मस्सा है दूर कर देता है। 20 बार तो दूर करा लिया है यार। लोग कहते हैं घोड़े का बाल बांधो फिर नहीं होता, लेकिन हर बार आ जाता है, इसलिए मुझे रखनी पड़ती है। वह अफसोस से बोला, एक बार दिखा देने में क्या हर्ज है। लीना ने स्नेह से कहा, जब वे खुद ही जाकर डॉक्टर से मिले हैं, इतनी परेशानी उठाई है, तो एक बार यह भी करके देखो। और पता है हमारे लिए जन्मदिन पर क्या लाए हैं? क्या? उसने हाथ रोक कर उत्सुक प्रश्न मुद्रा से उतर देखा। लीना अंदर से एक डिब्बा उठा लाई। ब्रॉन्ज बेड की रात सिल्क साड़ी। लीना बता रही थी कि दिल्ली में तो आजकल इसी का फैशन, ब्रा सिल्क का ही फैशन है। किशोर की हिम्मत छू कर कपड़ा देखने की भी नहीं पड़ी। सूखे गले से शब्द ठेल कर कहा, यह तो बड़ी कीमती होगी। 100 सवा 100 से कम होगा क्या? दाम कम होगा? दाम तो नहीं बताए, लेकिन हाँ, इससे कम क्या हो। एक ब्लाउज पीस भी है। उत्साह और आह्लाद से लीना ने साड़ी के नीचे रखे ब्लाउज का पीस खींच लिया। हमारे पास तो सच अच्छी साड़ी भी नहीं रह गई। वह शादी के वक्त की 4 6 साड़ियां पड़ी हैं बस। किशोर ने भोलेपन से पूछा, साड़ी ब्लाउज ही दिए और कपड़े नहीं दिए? लीना जैसे खड़ी थी वैसे ही रह गई। बड़ी मुश्किल से उसे सिर्फ बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही पूछा, क्या मतलब? किशोर ने कोई जवाब नहीं दिया और डिब्बा एक और खिसकाकर ब्लेड घिसने लगा। तभी उसके कंधों को छूकर करीब करीब तेज आवाज में लीना ने पूछा, मैं पूछती हूँ, मतलब बताओ। झटके से किशोर ने उधर मुंह घुमाया और दुगनी ऊंची आवाज में पूछा, मारोगी मुझे? लो मारो। नहीं बताता मतलब कर लो जो तुम्हारा मन है। हो, मुझे भी बाप का चपरासी समझ लिया है जो घुड़कियों में आ जाऊंगा? अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता? मुझे मिलता ही क्या है? लीना का स्वर गिर गया। वह न चीखी न चिल्लाई, बहुत सख्त आवाज में बोली, देखो किशोर, आज से बल्कि इसी क्षण से हम लोग साथ नहीं रहेंगे। मैं भी सोच रही थी अब तुमसे बात कर ही ली जाए। न तुम अंधे हो न बहरे, तुम सिर्फ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसलिए तुम्हें मेरी हर बात वह नहीं लगती जो होती है, उसके पीछे और बातें दिखती हैं। मैं समझती थी कि मैनर्स, बातचीत, उठने बैठने के तौर तरीके और व्यवहार ऐसी चीजें हैं जिन्हें बहुत जल्दी बदला जा सकता है, सीखा और भुलाया जा सकता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स का तो कोई इलाज ही नहीं। तुम्हें मेरे हंसने बोलने जलने चलने सब में सेखी और दिखावा लगता है। हाँ हाँ, मैं जाहिल हूँ, बेवकूफ हूँ। झटके से किशोर उठा और पूरी ताकत से कांच की गिलास को जमीन पर पटक कर पकता रहा। लाट साहब की बच्ची कहती है हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हमें बातचीत, उठने बैठने का मैनर्स नहीं है। हम कंजूस और मैं कंजूस और बद जबान हूँ। बड़े बाप की बेटी और मीठे बोली तो आप है। या तो जो मन में आए सो करने दो, या ये सब सुनो, जिंदगी तबाह करके रख दी। भाई भाभी के पास नहीं गए, माँ बाप की तरह उन्होंने दिखाया पढ़ाया और शादी के बाद से उन्हें धेले की मदद नहीं कर सके। अपने लिए एक रुमाल नहीं लिया। कुछ बचे तो ले। दिन रात कॉलेज में रह मेहनत करो, थीसिस के बहाने ट्यूशन करने जाओ, और यहाँ में भरी है दिल में भरी बैठी है कोठी बंगला, नौकर चाकर, बाहर की नवाबी। देखो किशोर, पापा को कुछ मत कहना। 20 बार कहूंगा, रोक, तुम मुझे रोक, नकलची बंदर कहीं के। साले अंग्रेजों की नकल करके उनके जूते चाट चाट कर आज साहब बन गए हैं। हाँ 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 साहब। 10 से क्रीम लाए थे, बोस्की की चादरें, 2 2 हजार के गलीचे, पता नहीं क्या क्या। बकता झकता वो बाहर चला गया और सारे दिन अपने आप से बातें करते सड़कों पर भटकता रहा। दिन छिपे के बाद डरता डरता आया तो दरवाजे पर ताला था और लीना चली गई। वह उसका बीता हुआ कल था। इस कल को अब 8 साल हो गए थे लीना से उसे पिछड़े हुए। 8 साल पहले का यह किस्सा था। दूसरा अतीत है 8 साल का। यह काल यानी अगले साल उसके खुद कलकत्ता चले आने के बाद बीता हुआ समय। उसका एक विद्यार्थी बहुत बड़ी जगह घर जमाई बनकर आया और उसने किशोर को 400 का स्टार्टर दिया था। यह इस अतीत का आरंभ है। अब दूसरा जो किशोर काम कर रहा है वर्तमान में, उसकी कहानी चल रही है। सारा खेल रुपए का है और रुपए कमाना है। उसने निश्चय किया और भूत की तरह रुपए के पीछे लग गया।
भूल गया कहीं कोई लीना है, कहीं कोई दीक्षित साहब है, कहीं कोई अतीत है। एक नौकरी पर पाँव टिकाकर दूसरी का सौदा होता, पहला कल्ला दूसरा कल्ला, और एक दिन लिफ्ट उसे 10वें तल्ले के इस चैम्बर में ले आई जिसके दरवाजे पर लिखा था जनरल मैनेजर। मगर नहीं संपर्क लीना और दीक्षित साहब से ना रहा, और उसने 2 साल ना पता न लगाया कि लीना कहाँ है। भूला वह दोनों में से एक को भी नहीं है। आज तो उसे लगता है कि लीना नाम का एक पर्दा था जिसके हटते ही उसने अपने आप को दीक्षित साहब के रूबरू खड़े पाया। पर्दा कहना भी गलत होगा, वह सिर्फ एक मेज पर का तख्ता थी जिस पर कोहनियां टिकाकर वह और दीक्षित साहब पंजा लगा रहे थे। नहीं मतलब लीना तो थी ही नहीं बीच में, लड़ाई दो लोगों के बीच चल रही थी। किसके बीच में? किशोर और दीक्षित साहब के बीच में, अपनी अपनी, और दोनों ही अपनी पिसक के मारे थे। जिस दिन उसने जाना कि लीना ने लेक्चरशिप ले ली है, उस दिन उसे सचमुच बहुत संतोष हुआ। की अभिव्यक्ति के साथ उसने महसूस किया कि अपराध का बोझ उसकी छाती से दूर हो गया। दूसरे तरीकों से उसने यह संदेश भी भिजवा दिया कि लीना चाहे तो किसी के साथ, चाहे तो मेहता के साथ ही सेटल हो जाए, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। वह चाहेगी तो कानून भी भर सब कुछ करने को तैयार है, कानूनी भी तलाक देने को तैयार है। उसे लीना से कोई शिकायत, कोई दोष नहीं है। बाद में सुना मेहता इंग्लैंड से ही किसी को ले आया। बहरहाल इस निश्चय के साथ ही उसे लगा कि वह लीना को भुला सकने में ही सफल हो गया है। सभी से गलत निर्णय हो जाते हैं, पूरे होश हवास में सारा आगा पीछा सोचने के बावजूद भी। हम लोग एक दूसरे के लायक नहीं थे। वे अक्सर ही उठते बैठते खाते पीते लीना के साथ वाले दोनों की तस्वीरें दिमाग में कौन थी, और आज यह आग सकना उसके लिए असंभव हो गया कि कितनी घटनाएं और बातें वास्तव में हुई थी और कितनी उसकी अपनी कल्पना की बची। उनकी असलियत में उसे खुद ही विश्वास नहीं, और उसने यह तो मान ही लिया कि इन दिनों जिस अस्वाभाविक मानसिक तनाव दबाव से वह गुजर रहा था, उसके रहते हुए बातों को सही परिप्रेक्ष्य में ले सकना सचमुच उसके लिए असंभव था। साथ ही वह इस बात को भी अच्छी तरह जानता था कि लीना मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी, लेकिन ना तो किसी के साथ सेटल होगी और ना उसके सामने झुकेगी। झुकना, पछताना, समझौता करना उसके खून में ही नहीं है। एक तो वह खुद इतनी निर्णय दृढ़, और फिर उसके अवसरी वर्ग के संस्कार जो व्यक्ति को तोड़ देते हैं, बिखराकर चूर चूर कर देते हैं, लेकिन झुकने नहीं देते। उसकी रग रग में सिगरेटों से काले पड़े होठ और बाईफोकस चश्मे झांकती काली गुर्राहट आंखें थे। दीक्षित साहब का चेहरा। किसी ने बताया कि दीक्षित साहब हार्ट हार्ट फेल हो जाने से चल बसे हैं। ना उसे अफसोस व ना खुशी, वे रहे ना रहे उसकी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वह प्रतीक्षा जरूर कहीं मन में उन दिनों करता रहता कि उनकी मृत्यु की सूचना तो कम से कम उसे मिलेगी, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई। स्टेट्समैन के पर्सनल कॉलम ने उनके ना रहने की सूचना को जरूर पक्का कर दिया, पेपर में छपा था। लीना ने मसूरी में एक मेंस के सामने चलते हुए कहा था, उसे अभी भी वह जगह याद है, हमारी अपनी स्वतंत्र जिंदगी है पापा, उसमें कहा है। लेकिन वह सब झूठ, बहुत बड़ा और यंत्रणादायक झूठ, क्योंकि जिस दिन उन्होंने लीना को स्टेशन पर विदा किया था 5,000 के चेक के साथ, वे खुद किशोर की जिंदगी में भी घुस आए थे और अनचाहे मेहमान की तरह उसके अस्तित्व पर हावी हो गए, जिनसे 7 जन्म में वह जाने को नहीं कह सकता था, और जिनकी उपस्थिति उसके नस नस को तड़पाए दे रही थी। आज जिस दिन लीना ने नाम का पर्दा बीच से हटा, लीना नाम का पर्दा बीच से हटा, या उसने जाना कि लीना सिर्फ मेज का तख्ता था और वे दोनों उस पर अपनी अपनी कोहनियां टिकाए शक्ति आजमा रहे थे, उस दिन महसूस किया कि उसकी असली लड़ाई दीक्षित साहब से। वह मैनेजर हुआ तो पहली बात उसके मन में उभरी, दीक्षित साहब अब तो कमिश्नर होकर रिटायर हुए होंगे, इनकम टैक्स के मामलों में तो उनको काफी जानकारी है, क्यों ना उनको अपने ऑफिस बुला लें। ठीक, वह तो सरकारी आदमी रहे हैं, 20 ताल्लुकात होंगे और सारी भीतरी बोले भी जानते होंगे। सेठ से क्यों ना उन्हें ऑफिस बुला लिया जाए, उनके नीचे काम करेंगे और चेम्बर में आने से पहले खट करके कहेंगे, मैं आई कम इन सर। वह बैठा बैठा उनकी फाइल के कागजों पर दस्तखत करता रहेगा और वे अदब से एक और खड़े रहेंगे। वो भारी आवाज में कहेगा, मिस्टर दीक्षित, अपने वह जुपिटर प्लाईवुड का एनुअल स्टेटमेंट तैयार नहीं कराया, उसे परसों जाना है, उसकी वजह से नए परमिट बहुत डिले डिले हो रहे हैं। और कल्पना में मेज के पास खड़े दीक्षित साहब से यह सब कहकर उसे आत्मिक प्रसन्नता हुई। कभी शंका हुई उनके सामने वह यह सब कुछ कह पाएगा। उस समय न उसका स्वर हकलाएगा, न जबान लड़खड़ाएगी। असंभव। वे बात जैसी तेज निगाहें, वह चेहरे की अभेद भावहीनता, उस सब का सामना वह कभी नहीं कर पाएगा। यहाँ आकर वे जिंदगी भर कोई काम ना करे, वह उनके सामने कभी जबान नहीं खोल पाएगा।
चौथे पांचवी क्लास में जिन मास्टर साहब ने से वो पीटे गया था, उन्हें आज भी चाहे 125 करोड़ रुपए ही मिलते, 125 रुपए ही मिलते, उनके सामने उसकी आंखें नहीं हो सकती। वह भय अब भी उसकी प्रकृति बन गया है। उसे याद है चुपके से पीछे वाले बरामदे के पास वाली खिड़की के नीचे साइकिल खड़ी करता और बिना जूते की आवाज के लीना को पढ़ाने चला जाता। बाहर निकलता टीचर साहब आ गए होते, या तो बीच वाले कमरे में चाय पी रहे होते, या बाहर मलेशियन कुत्तों के लिए दान में चहलकदमी कर रहे होते। मालिक को तरह तरह के आदेश दे रहे होते हैं। चोर चोर की तरह वह बरामदा उतरता, कहीं निगाह न पड़ जाए, उसे बुला न ले। साइकिल लेकर ऐसे हड़बड़ाता हुआ निकलता मानो वे भी पीछे पीछे आ रहे हों। बाहर सड़क पर आकर खुली सांस लेता और सिर इस तरह झटकता जैसे पानी की कम घोट सतह के नीचे दबा जा रहा हो। वे देख लेते तो बुला भी लेते। किशोर बेटे कैसे हो, तो चाय पी लो। उनके सामने रहना कितना कष्टकर अनुभव था। वे बहुत ही कम बोलते थे। सिगार को होठों से घुमाकर वो बोलते हुए कुछ सोचते रहते, बार बार पांचे जलाते रहते, लेकिन वे क्षण उसके लिए हजार इम्तिहानों में बैठने ज्यादा तो सहे होते। जी ठीक हूँ कहने में उसे चक्कर आ जाता, पगलाहट बढ़ जाती और पिटलियों तक पसीना तैर आता। डीजे साहब ने कभी उससे कुछ नहीं कहा। आज लगता है कुछ न कहना उनका बहुत रिजर्व नहीं, उसे वह बात करने लायक नहीं समझता। अफसरी दबदबा, बाहर का रोब और घर का टीना तक का वह कुछ इस तरह उसकी चेतना पर छा गया तो वह मजबूर बोलता था। दूसरों द्वारा सौंपा गया भय व्यक्तियों के लिए कितना घातक और प्राणांतक हो सकता है, यह बात तर्क से चाहे समझ में ना आती, लेकिन खुद किशोर जानता है उसकी सारी शक्तियां इन 8 वर्षों में सिर्फ इसी भय से लड़ने में लगी रही। नौकरियां बदलना, संसारिक दृष्टि से सफल होते चले जाना तो सिर्फ उस भय के सामने बार बार पराजित होकर नए नए हथियारों से लड़ने जैसा रहा। इस बारे में मेढक की तरह तरह मानो एक से एक ऊंची जगहों पर खड़े होकर हर बार अपने आप से सवाल करना, क्या अब वह पहले झगड़ा बड़ा हो गया है? क्या अभी भी वह दीक्षित साहब से डरता है? क्या अभी भी वह से छोटा है? अभी क्या लगता कि वे तो जाने कब के गुजर चुके हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों में वह कुशलता से छुरी कांटों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि शराब पीता है। कोई कोई मजाक बात कहता है, या रेस्तराओं में 5-5, 10-10 रुपए की टिप छोड़ता है। फिर वो चपरासियों से के सलाम देता है तो कहीं बाईफोकल चश्मे से दो आंखें नहीं, आंखों का निराकार एहसास होता और वह चुनौती देख कर दिखाता रहता। तुमने कभी 15 रुपए की टिप छोड़ी है? मैं मन की गहराई में उसे लगता ही नहीं था कि वे नहीं है, और ऐसे मौके पर वह ठीक धारण करने की कोशिश करता है जो उसके हिसाब से निश्चित साहब ऐसे मौके पर धारण कर सकते। वही सचेत लापरवाही हजामत बनाते समय करते, अपने चेहरे को अलग अलग कोण से देखता, इधर से वह निश्चित साहब जैसा रोबीला लगता है। उसने चेहरा अधिक रोबीला करने के लिए मोटे फ्रेम का चश्मा भी बनवा दिया था, जिसे वह झटके से उतारता और लगाता था। हॉल एंडरसन से 1000 रुपए का नया सूट बनकर आया, पहनने से पहले उसने मन ही मन कहा, तुमने देखा भी है ऐसा सूट? पहना तो उसे निकला, आंखें फटी रह जाएंगी। तब तक वर्दी में जब ड्राइवर अदब से लपक कर कार का दरवाजा खोलता तो किसी से शब्द कहता, अभी तक इसी हेल हिल को धकेलते हो गए। किसी कर्मचारी की गलती पर उसे माफ करने को मन होता, तभी ध्यान आता वे इस उस समय क्या रवैया दिखाते हैं, और तभी भारी सख्त आवाज में उसके गले से निकलता, नो नो मिस्टर सेन, मैं पूछता हूँ ऐसा हुआ ही क्यों? आप जानते हैं मैं गलती किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे लगता कहीं इस बात को वह सुन भी रहा है, और आवाज की सख्ती बढ़ जाती। किसी बहुत जरूरी काम से कोई छुट्टी मांगता तो एप्लीकेशन स्वीकार करते करते उसे सिगरेट वाले ओठों का ख्याल हो आता और हाथ उठ जाता। शुरू से ही एक अजीब विदेह भरी घृणा बढ़ गई थी उसे नौकरी चाहने वालों के प्रति। ऐसे प्रार्थना पत्र वह बिना पढ़े फाड़ देता, और कोई सामने ही पड़ जाए तो वे मुरवती से कह देता, भूखे मर रहे हो तो यहाँ क्या करने रुके हो? अपने घर क्यों नहीं जाते? कोई जरूरी है कि कलकत्ता में रहकर नौकरी ही करो? कलेक्टर के दामाद हो, थोड़े में काम नहीं चलता? मैंने कहा ना, यहाँ कोई जगह नहीं है। नहीं सुना? और बात पूरी होने से पहले ही बाहर खड़े पैरे के सिर पर घंटी घनघना उठती। वह होता तो ठीक वही व्यवहार करता, मैं तो चुप हूँ, उसने तो इतनी देर में धक्के देकर निकलवा दिया होता। उसे फुर्सत थी
इतना सब बकवास सुनने की? इंटरव्यू में जानबूझकर टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछकर प्रार्थी को नर्वस कर देने में उसे अद्भुत क्रूर संतोष मिलता। ऐसे लोगों को तो वह बर्दाश्त कर सकना ही उसके लिए मुश्किल था, जो हकलाते हैं, बात ठीक से नहीं कर पाते, पसीने पसीने हो जाते हैं, मसले हुए बिना स्त्री के सस्ते से कपड़े पहनकर आते हैं और बाई काउंट को डिस्काउंट बोलते हैं। वहां उसे वर्षों पहले का किशोर दिखाई देता है और अब वह उसे बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखना चाहता। ऐसे किशोरों को धरती पर रहने का कोई हक नहीं। किशोर खुद कह रहा है। ऐसी परीक्षाओं में हर असफल प्रार्थी उसे फिजूल फालतू कूड़े की तरह लगता। सिगरेट पीते पीते अचानक उसे ख्याल आता। अक्सर वह जब बहुत चिंता मग्न होता है तो आधी पी हुई सिगरेट को एश ट्रे में डाल देता है। झट उसका हाथ तो कस पी हुई सिगरेट को एश ट्रे में मरोड़ देता है। धुंधला सा ख्याल आता है, ये 12 पैसे कभी बहुत कीमती थे, कभी किसी जगह 200-400 रुपए देने की बात आती है तो उसे अब समय नहीं लगता, तुरंत दे देता है। कभी कभी वह खड़े होकर बातें करता तो सिगरेट कट्टी ठीक उसी तरह उठाता जैसे मिस्टर दीक्षित जी उठाया करते थे, जिस उठाया करते थे। आज 16वीं सदी का तरीका है कीमती रेशम का ड्रेसिंग गाउन पहनकर सितार ओठों में घुमा घुमा कर पपोतते हुए जब वह विचारमान मग्न बालकनी में खड़ा होता है तो कई क्षण उसे भ्रम हो जाता है, मानो वह खुद दरवाजे पर ही ठिठका खड़ा है या ड्राइंग रूम में प्रतीक्षा कर रहा है या घूमने वाला व्यक्ति स्वयं स्वयं नहीं दीक्षित है। लगता है जैसे आत्मविश्वास और रोब से वह चहलकदमी कर रहा है, जैसे एरिस्टोक्रेसी उसके खून की बूंद बूंद में घुल गई है। ऐसी शान से भला वह क्या खाकर देगा? कभी किसी कमजोर क्षण में अपने आप से एक सवाल करता, उसे दीक्षित कब तो नहीं खाता? शायद इसे ही भूत आना कहते हैं। फिर अपने को झिड़क देता, क्या भूत भूत? तुम्हारे बाप ने भी कभी यह जहाज देखा है? बोइंग प्लेन में कदम रखते ही पहला वाक्य मन में आया। किसी दुकान के सामने से गुजरते हुए कभी किसी चीज खरीदने की जरूरत महसूस होती तो दो एक कदम उधर बढ़ाता, कभी ध्यान आ जाता, क्या दीक्षित जी होते तो जाते कि बेइज्जती ना होती छोटी सी दुकान में। वह उल्टे पांव लौट आता और ड्राइवर को नोट देकर भेजता। किसी भी व्यक्ति को देखकर पहला प्रश्न मन में उठता जिसे वह किसी न किसी तरह से पूछ ही लेता, इसे कितना मिलता होगा? वह कीमत उसको मिलने वाले पैसे से लगाता। ज्यादा पैसे मिलने वाले के प्रति अपने लापरवाह व्यवहार का उसे सच अफसोस होता। सिनेमाओं में, मैगजीनों में, आसपास की दुनिया में वह ध्यान से देखता सुनता कि ऊंची पोस्ट और पोजीशन वाले लोग कैसे बोलते, कैसे हंसते हैं, किस समय उनके चेहरे पर क्या भाव रहते हैं, कैसे खड़े होते हैं और काम तथा आराम के समय उनके क्या क्या पोज होते रहते हैं। और जब उन्हें निर्वाज्य सरलता से नकल कर लेता तो सुनाता, सुना साहब बहादुर, ये नए अफसरों के उठने बैठने बोलना चाहता। तुम 16वीं सदी के अंग्रेजों की नकल करके अपने बड़ा मॉडल बनाते हो। नीचे वाले कहते हैं बॉस बड़ा सख्त है तो मन में कोई कह उठता, देखा इसे कहते हैं अफसरी। उस गांव में तुम राजा बने बैठे हो, यहाँ आओ तो आटेदार का भाव पता चले। फिर संतोष से उसका चेहरा खिल उठता। द रिस्पेक्ट आई कांट एंड रियलाइज्ड ड्रीम फॉर मेरा जो रॉब वह तुम्हें सपने में भी नसीब न था। किशोर पीछे कह रहा है अपनी मन गणत मतलब मन में बना करके। जब कभी वह घबरा जाता तो परेशानी से बेचैन होता और उसके घुटने जवाब दे जाते हैं। वह उसके उस सुप्रीम कॉन्फिडेंस का ध्यान करता और सचमुच ही मन में एक उत्साह और सत्य बढ़ती चेतना में कभी प्रसन्न सुख इसमें क्षण भी आता। कैसी अजीब बात है, मैं उसी के हथियारों से उससे लड़ रहा हूँ, सफलता पूर्वक लड़ रहा हूँ। इस प्रकार एक अनवरत घोषित युद्ध था जो हर पल अस्तित्व के रेसे रेसे में चल रहा था। लेक से उठकर किशोर गाड़ी के पास आया तो उसका सिर घूम रहा था। अनवश्यक भाव से दरवाजे के हैंडल वाली चाबी का सुराग टटोल रहा, फिर इंजन स्टार्ट करके देर तक यूं ही बैठा बाहर देखता रहा। अत्यंत तटस्थ निर्वेद ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे घाटी में पड़े घायल पस्त सिपाही को देखकर मन में करुणा उमड़ आई थी। उसकी आंखें फिर सजल हो गई तो दुर्धर्ष शक्तियों के बीच लीना एक निरी लड़की लीना पिस गई। क्या हम अतीत को भुला नहीं सकते? किशोर को लगा यह लीना ने माफी नहीं मांगी। पहली बार दीक्षित साहब वास्तव में मर जाने की खबर दी तो सच ही ताकत अजमाता दूसरा हाथ लीना का नहीं था। लीना तो सिर्फ मेज का एक तख्ता थी, वह दूसरा हाथ उसका था। बेचारा, उसे पहली बार लगा
महाराणा प्रताप के टूट जाने की खबर से अकबर को कैसा लगा होगा, एक वीर प्रतिद्वंदी की पराजय पर कैसा लगता है। फ्लैट पर आकर उसने सबसे पहले रामन को फोन किया। रामन सुबह वर्टन को फोन करना कि दिल्ली में मैं शायद नहीं जा पाऊंगा, तबीयत अच्छी नहीं है। फिर बातें तो सारी अंतिम रूप से बड़े बाबू को ही तय करनी है, मैं सुबह उनसे बातें कर लूंगा। फिर मानो अपने को जैसे तैसे उठाकर उसने पलंग पर डाला, फेफड़ों में गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ी तो महसूस हुआ कि बहुत बहुत थक गया है। 30-35 की उम्र तक आदमी में उत्साह होता है और नई जगह उसे ललकार का के लिए बुलाती है। 40-42 तक थकान सब वो चूस डालती है। ऐसे ढीले तन और मन से अब जिंदगी की धर्मा बदलना, नए से नई जिम्मेदारियों को ओढ़ना, और फिर आखिर उसे अब जरूरत भी क्या है, वह अब रहा वह रह ही गया है क्या जो वह था। नमस्कार, खत्म होती है और उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी।